दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों इन द स्क्रिप्ट के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। दोस्तों किलिडी जो कहीं ना कहीं हमको 580 या 600 बीसी के करीब हमको ले जा रही है साउथ में, और जहां पे उसी तरह के ड्रेनेज सिस्टम और एक शहरी सभ्यता जो कहीं ना कहीं हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती है। ऑफकोर्स क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का चरम पीक 2500-2000 के मध्य था, लेकिन किलिडी जो है 580 और 600 बीसी में मिलती है। मे भी आपको लेट प्रतीत होती हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमको ध्यान रखना है कि जितनी भी सभ्यता नॉर्थ वेस्ट से महाराष्ट्र आते तक जितने भी साइट्स मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स, और जिसमें बड़ी सिविलाइजेशन और जो लिंक्स हैं, खासकर बड़े शहर धोलावीरा राखी गढ़ी से लेकर मोहनजोदाड़ो हड़प्पा इत्यादि तक, तो आपको एक पैटर्न भी मिलता है और एक ब्रेक भी मिलता है कि करीब नहीं कुछ है तो 1500-1600 बीसी तक आते आते या अलग अलग टाइम स्केल में कुछ इधर कुछ उधर कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे साइट्स जो हैं वो छोड़ी जाने लगी। खासकर 2300 बीसी के बाद से ये साइट धीरे धीरे खाली होने लगी, और एक बार क्या बोलते हैं जब खाली हो गई अंततः, तो ये फिर से रीजनरेट नहीं हुई, बल्कि मट्टी और रेत ने इनको महफूज करके रख लिया। 580 और 600 बीसी के पूर्व किलिडी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ, और मट्टी ने, अभी एक वीडियो देख रहे तो पता लगा कि 1.5 मीटर की मात्र मट्टी ने उसको सहेज लिया, लेकिन वहाँ से भी लोगों ने सभ्यता छोड़ दी। ये कॉमन चीज़ें दिखती हैं, कॉमन ड्रेनेज, कॉमन पैटर्न, उसी तरह का सिस्टम, शहरी सिस्टम, लेकिन वो भी सभ्यता मिट्टी के अंदर 1.5 मीटर अंदर है, छोड़ दी गई कहीं ना कहीं। और सिंधु घाटी की सभ्यता अलग अलग टाइम स्केल्स में चरम के पहुंचने के बाद घटती चली गई, और घटने के बाद क्या बोलते हैं 2300 के बाद कहीं ना कहीं वो जो भी अलग अलग टाइम स्केल है 1500-1600 तक, या किस जगह कुछ और लेट कुछ जगह और पहले, ये पूरी तरह से साइट्स अबेंडन कर दिए गए। तो एक ब्रेक दिखता है करीब करीब नहीं कुछ हो तो 1000 बीसी का, और वो 1000 बीसी का ब्रेक जो है किलिडी और सिंधु घाटी सभ्यता के अदर साइट्स के मध्य एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और होना भी चाहिए। हमें किलिडी से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि वो सभ्यता कहीं शायद वैगई रिवर के या कोई अन्य रिवर के, अब मैं कायदे से नहीं, लेकिन रिवर के किनारे है, और जो भी साउथ इंडियन रिवर है कहीं ना कहीं वो जाके समुद्र में मिलती ही हैं। और ओल्ड फोर्ड माउंटेन के नेचर से कारण क्या बोलते हैं रेत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है, और प्लस क्या बोलते हैं ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स और जो पेनिनसुला की ज्योग्राफी है उसमें समुद्र भी ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है किलिडी से पुराने जो हैं शहर उसके रिवर के अगल बगल अगर आगे होंगे तो मे भी जब वो अबेंडेंड किए गए होंगे ना, क्योंकि अबेंडेंड होना एक कॉमन पैटर्न है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्किटेक्चर के लिए हुए जो शहर हैं उनका अबेंडेंड होना कॉमन पैटर्न है, ठीक उसी तरह कि जहाँ ट्रेड इत्यादि तो मिलते ही हैं, लेकिन अबेंडेंड भी होता है वो। और किलिडी में भी ड्रेनेज सिस्टम से लेकर ट्रेड इत्यादि सबके सबूत है, लेकिन वो भी अबेंडेंड होता है। तो किलिडी के अगर हम आगे समुद्र तरफ बढ़ते हैं और उससे पुराने शहर हुए होंगे, अबेंडेंड हुए होंगे इसी कॉमन पैटर्न को देखते हुए, तो मैं भी समुद्र के इफ़ेक्ट के कारण क्या बोलते हैं या समुद्र ने उनको अपने आहोश में ले लिया होगा, इसलिए सबूत नहीं मिलते हैं फ़िलहाल अभी तक। 600 बीसी के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए थोड़ा सा ऊपरी स्ट्रेच पे है, समुद्र से दूरी है, ऊपरी स्ट्रेच पे है, तो में भी आवश्यक रेत और मिट्टी उतनी मिली नहीं, और मान लीजिए किलिडी से पुरानी सभ्यता रही होगी और वो साइट अगर अबेंडेंड हो गई होगी तो वो सरफेस पे ही रह गई होगी, और कहीं ना कहीं जब सरफेस पे है तो आबादी तो हर जगह थी, नई पुरानी जो भी, तो लोगों ने अपने रॉ मटेरियल, आज भी कैसे मिलते हैं हमको कोई साइट,
मोहनजोदाड़ो से पता लगा, जब उसकी खोज हो रही थी तो पता लगा उस समय के जो आर्कियोलॉजिस्ट साहब थे, आर.डी. बनर्जी साहब थे क्या शायद, तो पता लगा कि लोग यहाँ से ईंटें ले जा रहे हैं उठा के। नहीं, मार्शल साहब थे, वो तो मार्शल साहब को भेजा था शायद उन्होंने, तो ईंटें ले जा रहे हैं उनकी अपने यूज के लिए। तो इसी तरह से अगर सरफेस पे कोई पोर्शन या साइड दिखता है या खुदाई पे कुछ मिलता लगता है, जैसे सिनोली में खेत में खोदने लगे तो लोग अरे ये मेरा सामान है, ये मेरा है, ये हमारा है इत्यादि ना। तो अगर कोई चीज़ सरफेस पे रह जाती है और वो समय के अनुसार ढक नहीं पाती है, सरफेस छोड़ा गया, शहर बसे बसाए छोड़े गए, आपको एक डर का माहौल होता है, जल्दी लोग उसको छूते नहीं है। लेकिन एक समय अंतराल के बाद लोगों की ज़रूरतें कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसलिए भी ऐसा है। और जिस यूनिक मतलब टोपोलॉजी में ओल्ड फोर्ड माउंटेन सिस्टम में जिन परिस्थितियों में साउथ इंडिया है, तो इसीलिए किल्डी से पुराने साइड और किल्डी से नए साइड उसी स्ट्रेच में मिलना आगे पीछे मुश्किल भी हो जाता है ना। और लेकिन जो सबसे अहम बात आती है किल्डी एक्सकेवेशन से, वो ये है कि जो वहाँ पर स्कल्स मिले हैं, उस स्कल्स के दोनों आइज के मध्य एक तीसरी आइज मानो हो जैसे गड्ढा मिला है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था, और उसको वीडियो ने करीब 10 लाख लोगों ने देखा है, और उस वीडियो में जिक्र है कि कहीं ना कहीं वो जो है एक इन्फेक्शन, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो ट्यूमर बना, उसके कारण ये सब चीज़ें हैं। तो किल्डी एक्सकेवेशन हमको एक रास्ता बताता है कि वास्तव में साइट छोड़ क्यों दी गई। सिंधु घाटी से लेकर किल्डी तक जो भी उस पैटर्न की साइट्स हैं, जो जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक है और सब कुछ है, और नहाने और धोने की वो पानी निकासी इत्यादि का सब कुछ सिस्टम है, ट्रेड व्यापार भी हो रहा है, तो किल्डी इसलिए मददगार होता है कि ये साइटें छोड़ी क्यों गई। मे बी ये जो इन्फेक्शंस हैं, और ये इन्फेक्शंस ऐसे नहीं हो गए, आपकोस ट्रेडिंग प्लेस थी तो अलग अलग वहाँ पे साइड पे अलग अलग कल्चर्स के भी लोग मिले हैं जो ट्रेड करने हैं, यूरोपियन भी मिले हैं, दूसरे भी मिले हैं, सब कुछ मिले हैं। तो आपको इनसे बीमारियाँ इत्यादि जो है वो तो नेचुरल जो है वो आई गई, वो तो बात की बात है। लेकिन शहर एक अपने आप में एक भीड़ भी उत्पन्न करता है, और प्लस कहीं ना कहीं शहर जो है वो पर्यावरण से थोड़ा दूर भी होते जाते हैं। एक तरह से एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी अगल बगल के रिसोर्सेज पे वो करता है। और इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, और ख़ासकर लाग ड्रेनेज सिस्टम है, सब कुछ है, अच्छे से अच्छा ड्रेनेज है, सब कुछ है, लेकिन गहरे सीवर्स हमको आज के शहरों की तरह नहीं मिले हैं। और जो भी ड्रेन इत्यादि मिलेगी वो कहीं ना कहीं ऊपर ही सरफेस पे इत्यादि मिलेगी। तो अगर लिमिटेड पॉपुलेशन है और स्क्रीटा, मलमूत्र इत्यादि है, बड़े ट्रेडिंग शहर हैं इत्यादि हैं ना, तो उनसे रिलेटेड हाइजीनिक समस्या अच्छे से अच्छे प्रयासों के बाद भी धता हो सकती है, वाटर की कमी के कारण या भीड़ के कारण इत्यादि के कारण। और में भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस यही नहीं है जो अगल बगल शहर में फैलता भी है, तो आवश्यकता भी है खेती किसानी के लिए, तो जंगल भी काटे जाते हैं, और इस क्रम में मानसून भी बदल सकती है, रेत भी ज़्यादा उभर सकती है, और इस क्रम में शहर की जो अपनी हाइजीन इत्यादि है और जो परिस्थितियां हैं, और अलग अलग कल्चर्स के लोग ट्रेड के लिए आते हैं, इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस जो हैं वो हो भी सकते हैं। अभी नीरज राय साहब का 4 साल बाद पुराना वीडियो भी देख रहा था, तो पता लगा ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया कहीं ना कहीं गुजरात के इसी तरह सिंधु घाटी शहर में मिले भी हैं। कहीं जगह मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक बार ये इन्फेक्शंस हैं, और अगर ये एक बार हमारे बॉडी में है कोरोना वायरस की तरह, तो कुछ ना कुछ अपने ट्रेस जेनेटिक रूप में छोड़ सकते हैं, और ये जो सिग्नेचर्स हैं प्रेजेंस हो सकते हैं। और मे भी जब लोगों ने साइट छोड़ना चालू कर दिए धीरे धीरे डर के कारण मैदानों में, तो वहाँ खो गए, काफ़ी व्यवस्था थी, काफ़ी विस्तृत मैदान थे इत्यादि। तो और भी जो डिस्टिंक्ट कल्चर्स थे, भाई बड़ा देश है, विविध देश है, तो पहाड़ों से उतरे वाले जो भी लोग हैं गैदरिंग हंटर, वो अलग अलग तरह से भी कहीं ना कहीं सभ्यताएं चली रही थी अलग अलग पॉकेट्स में इत्यादि में।
तो ठीक है, वहाँ रचे बसे हैं। और ग्रामीण एरिया में कभी कभी हम मट्टी के ईंट ही सही लेकिन उसमें बने मकान और 2 मंजिला भी पा सकते हैं। हमारे अशोक चाचा के यहाँ भी था रिठैया गांव में, वो कहीं कहीं 2 मंजिला बना था वो कच्चा मकान ना। तो भले ना, तो इस तरह से कच्ची ईंटों से ही बना था। तो कहाँ एब्जॉर्बेंस हुई, क्या हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार वहाँ से भले ही लोग चले गए और महामारी सभी को नहीं ख़त्म कर देती है, लेकिन उसका भय ज़रूर खाली कर देते हैं साइट्स। लेकिन वो सिग्नेचर जो डीएनए में मौजूद हो जाते हैं, अगर फिर से कभी उसी तरह की परिस्थितियों में मानव कई जनरेशन्स बाद, शताब्दियों बाद भी, कई 100 सालों बाद भी अगर फिर से अपनी मेमोरी के आधार पर उसी तरह के शहर बनाने की कोशिश करते भी हैं, तो किल्डी जैसे 600 BC का है, इसी तरह कुछ और भी शहर बनाने की कोशिश जो भी हुई होगी साउथ में, वो भी अबेंडन कर दिए गए हो। वो बात अलग है कि समुद्र के कारण या तो सरफेस पे होने के कारण अबेंडन साइट बच नहीं पाई, लेकिन ये पैटर्न शो करता है, जी हाँ, कि शहर और गहरे सीवर का अभाव और भीड़ भाड़ इत्यादि और प्रकृति से सामंजस्य टूटना, और जो भी पहले के इन्फेक्शंस हुए, मान लीजिए आज के कोरोना के तरह ये इन्फेक्शन और जो सिग्नेचर, और फिर से कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसफुल कंडीशंस में इत्यादि में, या कोई अलग तूफान में, अलग वेव में, हवा में, मानसूनल शिफ्ट से, रेस से, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, और कुछ नए दूसरे इन्फेक्शंस में जो जीन में हमारे छुप गया है पहले से इन्फेक्शन, उसको फिर से क्या बोलते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे म्यूटेशंस कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन हो सकता है। और मे भी अगर सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस रिपीट हो जाएं सिंधु घाटी सभ्यता की तरह, ठीक शहरों की तरह जो बनाई गई थी, और भाई मानव है, उसको याददाश्त अपनी है, वो बना रहा है उसी तरह अपनी ज़रूरतों के अनुसार, देर सवेर ना। कुछ हड़प्पन साइड और भी देर में मतलब अबेंडन हुई होंगी, 1400-1200 शायद मिली ना हो, या मुझे नॉलेज ना हो, शायद मिली भी हो। तो किल्डी में 600 है और 1000 वाली साइड खो गई ना। तो कहीं ना कहीं उतना भी ब्रेक नहीं दिख रहा है, लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है किल्डी से जो मिले साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल, बहुत जगह बहुत लोग महामारी में ख़त्म हो गए होंगे, उसमें हम उस हद तक नहीं देख पाए हैं आर्कियोलॉजी, उसमें वो मेंशन नहीं हो पाए हैं तीसरी आँख वाला सिस्टम। लेकिन बहुत से हल्के इन्फेक्शंस होंगे, डीएनए उससे तक मिले ही नहीं ना। और जो डीएनए राखी गढ़ी से मिला भी, वो हमने ह्यूमन जीनोम में ज़्यादा उसमें फोकस किया होगा, वैसे ही डीएनए कम था ना। तो बहुत सारे साइट्स पे, बरियल साइट्स पे, जितना हम ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर रहे हैं, उतना ही हमको ये भी देखना है कि उसमें कौन कौन तरह के इन्फेक्शंस हैं, और वो इन्फेक्शंस को अलग अलग वायरस या उनकी हिस्ट्रीज इत्यादि आज के स्ट्रेन से मिलाना होगा। और ये सब चीज़ें देखनी होंगी कहीं ना कहीं। अगर कोई ऐसा पुराना स्केल्टन मिलता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की साइट पे, और कोई पुराना स्केल्टन या उससे संबंधित डीएनए महफूज मिल जाता है साउथ की साइट में, तो उन दोनों के डीएनए एनालिसिस से कोई फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और में भी कुछ ऐसे स्ट्रेन्स और ऐसी हिस्ट्री मिल सकती है इसके ज़रिए, जो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन पहले ही बहुत पहले हो चुका है, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में किल्डी में फिर जब ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हुई सिंधु घाटी की तरह, तो फिर से उसी तरह के इन्फेक्शन और दूसरे अंदाज में वो अलग म्यूटेशंस के साथ और एक्सप्रेस हुए और साइट छोड़नी पड़ गई। अगली चीज़ जो एक्सप्लेन करने योग्य है वो है कि नॉर्थ इंडिया में एक बार साइट छोड़ दी गई तो वापस नहीं लोग आए, मान लीजिए रेत में दब गया, महामारी का इतना डर था इत्यादि था, लेकिन लोगों की मेमोरी इत्यादि, और अक्सर जो होता है कि जो बिलीव बनता है कि कहीं नहीं कहीं साउथ इंडिया में जो कल्चर आया है, सिविलाइजेशन आई है, वो नॉर्थ से आया है। तो अगर ब्रेक भी है 500-600 BC का, तो बड़ा आश्चर्य होता है ना कि अगर नॉर्थ से साउथ तक धीरे धीरे बढ़ते चले आए हैं इस तरह से, तो नॉर्थ में तो कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि रेत भी इत्यादि है उनको बचाने के लिए।
क्या एकाएक पूरी की पूरी मेमोरी लॉस हो गई और पूरा का पूरा जो जेनेटिक्स की नॉलेज थी, वायरोलॉजी की नॉलेज थी, महामारी की नॉलेज थी, हमारे फोर फादर्स को आज की तरह थी? नहीं, दिक्कतें हुई होंगी, ट्रेड की दिक्कत, बहुत लोग छोड़ दिए होंगे, जल्दी डेथ हो गई होगी, ये देख के छोड़ दिए होंगे। इस तरह से ना कुछ ऐसी परिस्थितियों में पूरी तरह से वो क्लियर नहीं होंगे माइक्रोब्स के विषय में, जानकारी भी ना, भय का माहौल ज़रूर रहा, लेकिन वो एग्जैक्ट रीज़न नहीं जानते होंगे। तो क्यों नहीं कोशिश की होगी, जहाँ मैदानों में उन्होंने पका के ईंटें, इतने बड़े बड़े शहर बनाए, अवेलेबल था रॉ मटेरियल, तो क्यों नहीं कोशिश की होगी एक बार साइट छोड़ने के बाद बहुत जगह अपनी मेमोरी को फिर से जागृत करने की? क्या एकदम खेती किसानी और गंगा यमुना के दायोग में वो मस्त हो गए ना? एक्चुअली में जो चीज़ है कि साइट करना मिलता और साइट फिर से वास्तव में एक गैप के बाद 800 BC, 1000 BC, जैसा भी कहिए आप, किलिडी में मिलना, जब तक अभी दूसरे साइट मिले नहीं हैं, मे भी दूसरे साइट्स अगर कहीं दबे मिल जाएं और पुराने, तो ये गैप और भी कम हो जाए। लेकिन ये साउथ में ही रिपीट करना ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो वास्तव में मोहनजोदाड़ो जैसे जो जिस आर्किटेक्चरल मार्वल की बात करते हैं, ऊंचाई पे जिस हिसाब से बनाया गया है और जिस कुशलता से, तो वो कारीगरों की ये सभ्यता है। और ऊंचाई पे बनाना और कहीं ना कहीं ड्रेनेज बहुत बढ़िया होना, ये पानी के नेचुरल फ्लो इत्यादि कहीं ना कहीं, और पत्थरों से खेलने के माहिर और पत्थरों पे लिखावट के माहिर और इनका सील पे अंकित करना, और स्वयं वो सभ्यता जो नॉर्थ से गायब हो गई एकाएक ना, और कहीं ना कहीं उसका रिपीटेशन फिर से किलिडी में दिखना ना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि तमिलनाडु के शहर वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के शहर से पुराने नहीं है, बल्कि उसके समकालीन भी होंगे। और जो पहाड़ों पे हैं, ब्रिक जो पत्थरों से बने हैं इत्यादि, वो सरफेस पे ही रह गए, लेकिन जो कहीं ना कहीं नदी किनारे या समुद्र के पास या उसके पहले सरफेस पे रह गए, और जिन्होंने वो बनाए वह तो समुद्र ने लील लिया, या तो सरफेस पे जब एक बार महामारी इत्यादि ये पैटर्न कहीं ना कहीं फैला नॉर्थ से लेकर पूरे तमिलनाडु साउथ तक, सभी ने शहर छोड़े। गंगा यमुना में तो रेत ने उन पुराने शहरों को दबा लिया, लेकिन तमिलनाडु में कहीं ना कहीं सरफेस पे होने के कारण, चाहे पत्थर वाले हों ना, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल ज़्यादातर ब्रिक के लिए पकाने के लिए वहाँ था, विस्तृत मैदान भी थे, तो पत्थर वाले जो उस तरह के शहर हों, उस तरह से ड्रेनेज 90 डिग्री का, क्योंकि ना ज़रूरत भी नहीं थी, पहाड़ पे थे या ओल्ड फोर्ड माउंटेन पे। लेकिन जो नदी किनारे जो शहर थे, या तो उसको समुद्र ने लील लिया, या तो वो भी जो सरफेस पे रहे, माटी के अभाव में, रेत के अभाव में, सूखी रेत के अभाव में, कहीं ना कहीं वो, और ओल्ड फोर्ड माउंटेन के कारण उतनी रेत बनी नहीं सूखी, तो इसलिए। और जो समुद्र से इतनी रेत इसलिए नहीं, क्योंकि समुद्र क्या वो गीली हो जाती है, पानी ऊपर है, चढ़ता इत्यादि है ना, तो इसलिए साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन सिंधु के शहर जो नॉर्थ में ब्रेक शो करता है, वहाँ तो फिर से रिपीट नहीं होते हैं, वो अनलिमिटेड ब्रेक है, लेकिन एक ब्रेक के बाद साउथ में दिखती है, तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल कंटिन्यूटी की तरफ इशारा करता है। और जो कहीं ना कहीं जो नॉलेज है ज़्यादा लंबे समय तक वो पहाड़ों के कारीगर की ओर है, ओल्ड फोर्ड माउंटेन ही उनका एरिया है, सिंधु घाटी सभ्यता, उनसे रिलेटेड लोगों का नॉलेज का कल्चरल कंटिन्यूटी नॉर्थ वेस्ट लेकर महाराष्ट्र तक आ गई, तो तमिलनाडु तक क्यों नहीं होगी? इसके भी कारण क्यों नहीं मिलते हैं, समझाने की कोशिश होगी। प्लस क्या बोलते हैं, जो पैटर्न है कि साइट छोड़ दी गई, चलिए मान लिया कि किलिडी इंडिपेंडेंट डेवलप हो रहा था, पहले पुराना कल्चर, उसके पुराना कल्चर, फिर शहर बन गया, और फिर से निकासी उकासी के लिए इसी तरह का पैटर्न इत्यादि बनने लगा। लेकिन साइट अबेंडेंड हो जाना ठीक उसी तरह से जैसे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की साइट, और कहीं तरह एक प्रूफ कहीं ना कहीं महामारी का मिल जाना, ये शो करता है कि कंटिन्यूअस पैटर्न है, कंटिन्यूअस हमारे फोर फादर्स की मेमोरी है। ऑफकोर्स अलग अलग जगह पे वो अलग अलग इंडिपेंडेंट, कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट वे में, सिंधु घाटी से लेकर अलग अलग साइड पे इंडिपेंडेंट वे में वो ऊपर सभ्यता के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच आपस में सामंजस्य, नॉलेज का आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बना हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में, मुख्य शहरों में सील्स का मिल जाना,
कहीं ना कहीं काफ़ी दूर दूर तक, कहीं ना कहीं इसी आदान प्रदान और कंटिन्यूटी को भी दिखाता है। और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं जो है ये चीज़ें साउथ तक भी रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो है जब बड़े सेंटर्स बन गए तो व्यापार के मुख्य केंद्र जो है अलग अलग सभ्यता से वो हो गए, लेकिन टेक्नोलॉजिकल सेंस में, पत्थरों की कुशलता में या मेटलर्जी के रॉ मटेरियल में कहीं ना कहीं साउथ आगे था। और स्टील की जो फाइंडिंग अभी हुई 3300 साढ़े 3300 BC के करीब ना, जो कहीं ना कहीं इस पूरी थ्योरी में फ्लो जो है नॉर्थ से साउथ की ओर नहीं बल्कि साउथ से फ्लो की ओर दिखाता है। किल्डी कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को भी रिप्रेजेंट करता है उसी तरह के शहर बनाने की, और उसको अबेंडेंड हो जाना, रेत में छुप जाना, ये भी दर्शाता है कि पैटर्न वही है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है। और ये भी बताता है कि और नई पुरानी साइटें जो नहीं मिल पा रही हैं, दिक्कतों के साथ मिल रही हैं, वो इसलिए है कि या तो समुद्र खा गया, जैसे संगम लिटरेचर के जिक्र है उसमें बात होती है, या फिर क्या बोलते हैं पहाड़ों पे सरफेस पे ही थी तो लोग ही यूज करके दूसरी जगह बना लिए, ऐसे चलता रहा ना। इन चीज़ों को समझाने की कोशिश, और कहीं ना कहीं जो द्रविडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन बाटा सभी कहीं ना कहीं ब्राह्मी लिपि पे आधारित हैं। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता अपने ही एरिया में विकसित हुई और सब कुछ इतने बड़े स्ट्रेच में, तो उसके पीछे भी हम ब्राह्मी के रूट्स क्यों नहीं खोजते हैं भाई। ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स के क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी से अगर ब्राह्मी आई है और मैच्योर होके और कम शब्दों में और कम सिंबल्स में ज़्यादा कुछ लिखने में, तो एक बड़ा सिंबल कहीं ना कहीं और वैलिड सिंबल सिंधु घाटी सभ्यता रिप्रेजेंट भी करती है, 700 सिंबल इत्यादि। और सील्स पे ये सिंबल हैं तो आम भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटो प्राकृतिक से लेकर प्रोटो तमिल कुछ भी हो सकते हैं। और ये कुशल कारीगर हैं पहाड़ों पे जिन्होंने चिन्ह बनाए, जो हमें पुराने से पुराने 10,000 साल तक पुराने साउथ में मिल रहे हैं, उन्हीं के वो हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी तरह से क्या बोलते हैं सील्स काफ़ी बड़े स्ट्रेच में मिलना तो व्यापार से संबंधित है, ये भी प्रूफ होता है। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ये सील का जन्म होता है, ये बात भी समझ में आती है। और वही चीज़ें उसी तरह का पैटर्न एक बार ब्रेक के बाद नॉर्थ इंडिया में तो नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर किल्डी में मिल रहा है, और उससे और भी कुछ साइटें मिल जाएं वहाँ रिपीट हो जाता है। तो ये हमारे फोर फादर्स की मेमोरी, और वो मेमोरी शब्दों से कहीं अधिक हाथों में कारीगरी जो है वो जनरेशन से जनरेशन चली है, किसी न किसी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं साउथ में मैदानों में ज़्यादा खोने के ऑप्शन नहीं थे, उनको वापस कहीं ना कहीं पहाड़ों पर अपने ओल्ड फोर्ड माउंटेनों पर फिर से उन्हें तोड़ फोड़ करनी थी, फिर से बनाना था। और फिर से जब डर कम हुआ या इत्यादि, जब वो नदी के करीब, अपनी नदी के करीब पहुँचे, अपनी एरियाज के, तो फिर से उन्होंने कहीं ना कहीं जो इनकी मेमोरी सिंधु ने छोड़ रखी थी, उसके शहरों ने फिर से उसको डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन शहरों की भी एक समस्याएं हैं, पैटर्न है जो छोड़े गए, वो पैटर्न वो उसको नाकार नहीं पाए। अंततः उनको देर सवेर साइटें छोड़नी पड़ी। जो रेत में मट्टी के कम उसमें मिल पाई वो तो दिख गई, लेकिन जो समुद्र खा गया या जो सरफेस पे रह गई वो उजड़ गई, वो नहीं मिल पाई। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि गहन सर्वे और गहन उसके बाद आज नहीं तो कल ये 600 BC से और ऊपर जाए, 1000 BC, 1500 BC, या कोई एक जगह कोई एक सिंधु का प्रोटोटाइप भी मिल जाए जो उससे भी पुराना हो, क्योंकि स्टील वहाँ मिला हुआ है ना। लेकिन बड़े शहर व्यापार की दृष्टि से, बड़े मेट्रोपोलिस, कभी कभी हम ऊंचाई पे कुशलकारी अपने अनुभव से हम स्वयं अपने ओरिजिन से भी बहुत दूर बसाते हैं ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ। आपको उनके जो अगल बगल के शहर हैं वो भी हमारे वंशज हैं, हमारे लोग हैं, और उसी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राखी गारी और इत्यादि में सिंधु साहब को सुन रहा था, 5000 6000 BC तक कल्चर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इत्यादि और नए शहर अगल बगल
अपने कल्चर में ही नए स्पॉट में बनाना इत्यादि, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की तरह कोई नई बात नहीं है। हमने भी प्लांट सिटी चंडीगढ़ बनाई नेहरू जी के समय ना। नेहरू जी जहाँ पैदा हुए इलाहाबाद में, उस तरह का प्लांट सिटी नहीं होगा, या पुराने शहर गांव से शहर इत्यादि चला होगा, लेकिन चंडीगढ़ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इत्यादि से बनाई कि नहीं बनाई, तो क्या उसको फॉरेन शहर कह देंगे? तो इन पूरे व्यापक परिदृश्य में हमको वास्तव में अपने कल्चर को समझना है। और आपको इस इतने बड़े कल्चर में और इतने बड़ी विविधता में और इतने बड़े जहाँ पॉपुलेशंस की विविधता में, एनवायरनमेंट की विविधता में, मैदानों में खो जाकर कुछ अलग अलग ऋषियों के पॉकेट्स में जिसे हम कहते हैं, वहाँ जुबानी जब हाथ की कला पत्थरों से दूर हो गए, खेती किसानी और हर्डिंग में व्यस्त हो गए, तो प्रोटो संस्कृत भी बहुत पुरानी हो सकती है। ऑफ कोर्स जब शहर क्या बोलते हैं, ट्रेड इत्यादि और सभ्यताएं सिंधु घाटी की ट्रेड इत्यादि वो अंकुश लगने लगे, टैरिफ के कारण मान लीजिए, स्ट्रेस होने लगा, एनवायरनमेंट के कारण, महामारी के कारण इत्यादि, तो लोग मैदानों में खो गए। और इन्हीं स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कोई और नहीं, जी हाँ, सिनौली रिप्रेजेंट करता है। वहाँ की कॉपर की तलवारें और वहाँ पर बफेलो कार्टिल की जगह घोड़े वाले कार्टिल की आवश्यकता इत्यादि, वो रिप्रेजेंट करता है उस स्ट्रेसफुल कंडीशंस को। और जब ये स्ट्रेसफुल कंडीशन और स्ट्रेस हो गई, तो 1500 BC के करीब लिखी गई ऋग्वेदिक हाइम्स कहीं ना कहीं प्रकृति की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो प्रकृति से अगर हम ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी पावर को, और कहीं ना कहीं जो उसी प्रकृति को देवता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, नए देवता के रूप में, क्योंकि प्रकृति में हवा, पानी, अग्नि ना, इनके प्रति ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा हाइम्स शुरुआती में इनको सम्मान देना, तो वो पावर है कि एक सभ्यता हमारी ख़त्म हो चुकी है शहर वाली ना, वो याददाश्त भी दिखाता है। और जब लिखे तो उसी समय का नहीं लिख रहे हैं, याददाश्त भी लिख रहे हैं, और उसी लाइनों में कहीं ना कहीं जो उस समय ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, तो उन प्रकृति को नए देवता बनाए, नए देवता के रूप में इंद्र और कहीं ना कहीं वरुण इत्यादि का जिक्र पहले होता है। और उन्हीं शुरुआती लाइनों में कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इंद्र को एक तरह से किंग या राजा की तरह, वॉरियर की तरह क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि सिनौली का कन्फ्लिक्ट जो उनकी मेमोरी में था, वो आज वो और फील कर रहे थे, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अपने लीडर को, कहीं लीडर जो चुनते हैं सभा समिति से, उसके साथ जोड़ना था। और कोई ज़रूरी नहीं कि सारी ऋग्वेद की हाइम्स या वेद की हाइम्स एक ही पॉकेट में लिखी गई हो। जिस सप्त सिंधु का जिक्र है वो नॉर्थ वेस्ट के करीब लिखी गई हो ना 1500 में, और वो नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एशिया से उस समय कल्चरली भी एक्सचेंज कर रहा हो, कुछ ट्राइब्स भी आ रही हों इत्यादि, व्यापार इत्यादि में देखा सिंधु घाटी इत्यादि में भले ही उतनी इंटरमिक्सिंग ना हुई हो, ब्लड रिलेशंस ना हुए हों। और इसी तरह से 1500 BC के करीब, उससे पहले ही सभ्यता मोहनजोदाड़ो छोड़ चुके थे, तो आइसोलेशन भी था, तो हाथी इत्यादि का उतना वहाँ पे वो भी नहीं है, चावल भी उतनी खानगी नहीं है उस एनवायरनमेंट में ना। तो जो वहाँ पे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी समय की, घोड़े की नॉलेज भले ही सिनौली तक हो गई हो, रथ की हो गई हो, लेकिन मैक्सिमम जो उसकी ज़रूरतें और जो वार्तालाप जितना ये इधर देख रहे हों उस केंद्र से अपने दक्षिण में नॉर्थ वेस्ट से, उतना वो सेंट्रल एशिया उधर भी देख रहे हों। और इन्हीं एक्सचेंजेस में कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बोलते हैं, अपनी पोयम और अपने अनुभव, एक तरफ सिनौली का अनुभव लिख रहे हैं, तो एक तरफ उसी समय नई जो घोड़ा बढ़ता जा रहा है, रथ इत्यादि, और कहीं ना कहीं जो पश्चिम से किंग इत्यादि का वो है, उसको भी वो ढो रहे हों, उसको भी अपनी मेमोरी में लिख रहे हों। वो जो लिख रहे थे वो लिटरेचर भी साथ साथ लिख रहे थे, अपनी हिस्ट्री भी साथ साथ लिख रहे थे, समय की व्यथा भी लिख रहे थे, मोटिवेशन के लिए जो लिखना है हाइम्स में पोयम के रूप में लिख रहे थे, प्रकृति
को और मजबूती से लिख रहे थे। वो बहुत कुछ लिटरेचर से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, तत्कालीन 1500 ईस्वी की समस्या और जो ज़रूरतें हैं, और 1500 ईस्वी में जो कहीं ना कहीं घोड़ा हॉर्स और प्रमुखता में आ गया, तो शुरुआती हाइंस उनको लिख रहे थे। और कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने इस दौरान पश्चिम से अनुभव लिए, वहाँ से जो राजा सिस्टम की बात सोची कि काश हमारे पास राजा होता ना, जबकि सभा समिति से हम चलते आ रहे थे सिंधु घाटी से, उसके बावजूद भी उसकी कमी खल जाती है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन पे, तो उसको भी ढूंढ रहे थे। और उस राजा को ढूंढने के लिए, प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए, उन्होंने इंद्र को भी कहीं ना कहीं ढूंढ लिया। और ये वार्तालाप ऐसा भी नहीं है कि सारे विश्वगुरु हम ही हैं, हम ही सब कुछ नॉलेज है। वहाँ पे इंटरेक्शन में बहुत कुछ बाहर से भी सीखा, अलग अलग ट्राइबों से सीखा, उनके भी नॉलेज देखे, उनके भी युद्ध देखे, उनके भी चीज़ें देखी और उनके भी देवता देखे। तो कुछ के नाम हमने उनके साथ, हमने अपने साथ भी जोड़ लिए इस ब्रॉडर कंटेक्स्ट में। और इसीलिए जो साइंस में पेपर देखते हैं, इसीलिए जो साइंस में पेपर देखते हैं और बाद के समय के देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं वास्तव में बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं 1500 BC के पास आ रही हैं। और इसी तरह से ऐसे ही कुछ सिमिलर गार्ड्स इत्यादि के जो कुछ पोर्शंस मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको बाहर के देशों में काफ़ी अलग दिखते हैं। जो देश की बाउंड्री आज है वो कल नहीं रही होगी। जितना हम लिमिटेड आज सोचते हैं उतना कल नहीं सोचते होंगे ना। कल्चर की मल्टीप्लिसिटी, भूगोल की वो पहले कहीं अधिक था, कहीं अधिक ज़्यादा सामंजस्य था। ऑफकोर्स व्यापार में लोग पहले मिलते हैं, ब्लड रिलेशनशिप थोड़ा देर में बनते हैं, और इसी तरह से सिंधु घाटी के समय में भी अलग अलग लोग मिले, ब्लड रिलेशनशिप इतना इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाई। इसी तरह वही जो राय साहब का पेपर शो करता है, नीरज राय साहब का। और इसी तरह जो क्या बोलते हैं, भले ही 1500 BC के पास और ज़्यादा घोड़े और रथ वाले लोग ज़्यादा आने लगे होंगे, ज़्यादा अलग अलग पॉकेट में रहने लगे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अलग अलग जाति की तरफ या सिस्टम के तरफ वो ज़्यादा रहे होंगे, मिंगलिंग उतनी कम रही होगी। लेकिन जब और कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती गई और ज़्यादा एक तरह से उधर के भी राजा इधर के भी राजा कन्फ्लिक्ट इत्यादि, पोरस के साथ, जी हाँ, सिकंदर के बाद, उनके बाद चंद्रगुप्त और निकलस सिल्यूकेटर के बाद, इसके पूर्व भी कुछ ना कुछ हुए होंगे। और इस लंबे अंतराल में कोई बंद के नहीं रह सकता है। प्रेम, मोहब्बत और अलग कल्चर से जुड़ना और मानव प्रवृत्ति में इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज जो भी कहिए, ये सब भी नेचुरल है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है मिक्सिंग समय के साथ साथ और ज़्यादा और कन्फ्लिक्टिंग, और उसी कन्फ्लिक्ट साथ और सामंजस्य अलग तरीके से ना, उसमें आप मिक्सिंग भी, और आज की पॉपुलेशन में आप बहुत कुछ देखेंगे। बहुत सारे ट्रेसेस आप जो हैं, जिसे R1 कौन सा RA जीन, जो भी जीन बताया जाता है, जो बाहर में भी कहीं इंडो यूरोपियन आर्यन फैमिली में भी पाया जाता है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन वो भी वहीं के लिमिटेड नहीं, इस तरह के बहुत सारे वेरिएशंस अपने यहाँ भी अलग अलग जो कल्चर्स हैं, ट्राइबल से लेकर इधर जेंटिविटी, वो भी आप देख सकते हैं। तो सही परिदृश्य में चीज़ें की देखने की ज़रूरत है। कन्फ्लिक्ट से कहीं अधिक सामंजस्य से हमको सिंधु से लेकर आर्यन सिविलाइजेशन तक देखने की ज़रूरत है, नए परिदृश्य में देखने की ज़रूरत है। और सारे ये नहीं कि हम ही इंडिजीनियस हैं, हमसे ही सब कुछ गए हैं। बहुत कुछ घूम के माइग्रेशन बहुत पहले चले जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर घूम के फिर से वापस आते हैं। और इसी तरह जिस जगह सप्त सिंधु में 1500 पे जितना सिनौली का जिक्र हुआ, बाद में इधर का जिक्र हुआ, उतना उधर का भी जिक्र हो सकता है। बाहर से भी घूम के इधर आ सकते हैं। इसी तरह दूसरे पॉकेट्स में कहीं ना कहीं जो गंगा यमुना के दबाव में ऋषि मुनि हैं, वो भी कुछ लिख रहे होंगे आपसे रिलेशन की चीज़। और जब कहीं ना कहीं वेद व्यास साहब ने उनको संकलित किया होगा, तो अलग अलग धड़ों में बांटा होगा। लेकिन सब कुछ हिस्टोरिकल ही नहीं है, बहुत कुछ कल्पनाएं भी हैं और बहुत कुछ इधर के भी अनुभव हैं। जितना वो माइग्रेट, जितने दूसरों बाहर से सीख सकते थे और उनके जो एलिमेंट्स आए अकोमोडेट कर सकते थे, उनके भी हैं। वो
विशुद्ध इतिहास ही नहीं लिख रहे थे, ना ऐसी कोई व्याख्या थी। वो अपने समाज को जागृत भी कर रहे थे, नई ऊर्जा भी दे रहे थे, पर उन कन्फ्लिक्टिंग परिस्थितियों को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे थे। नए टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अनुभव उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपको अपनी मेमोरी को भी, अपने शहरों को भी और सिनौली इत्यादि को भी, और जैसे जैसे ना अलग अलग पॉकेट्स में जो लोग जो अनुभव कर रहे थे, और तत्कालीन आवश्यकताओं के बाद जो उनके पुराने और जो चीज़ हैं उनको भी याद किया उन्होंने। और जो लोग वास्तव में उससे परिचित भी थी, मैदानों में वो खेती भी कर रहे थे, खा भी रहे थे, टांडुल को भी याद किया। साउथ में ज़्यादा खा रहे थे तो उनके नामों को ले लिया ना। इसी तरह से हाथी को भी रेखांकित किया बाद में, जो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी में पहले रेखांकित किया, क्योंकि पहले घोड़े से परिचय बहुत कम था, उसके रथ से परिचय बहुत कम था, कन्फ्लिक्ट इत्यादि नहीं था, नेचर के करीब ज़्यादा थे, सभ्यता साउथ के करीब पहाड़ों से कहीं ना कहीं ज़्यादा चली थी। वही पत्थरों के लोग तो आगे 12,000 साल पहले ईरान तक गए थे ना। साउथ इंडिया जिसे कहते हैं, सेल के पेपर की रिसर्च, राय साहब और सिंधे साहब के पेपर की रिसर्च, तो इसीलिए धोलावीरा में चावल और इसी तरह से हाथी का जिक्र भी हम देखते हैं। और प्रकृति के साथ जो संवाद प्रोटोसिवा कर रहे हैं, बुद्ध कर रहे हैं, फिर बाद में हम कहीं ना कहीं इनको भी तत्कालीन आवश्यकता और कन्फ्लिक्ट और मेमोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, और जैसे जैसे चीज़ें हम कहीं ना कहीं जिस प्रोटो संस्कृत कल्चर को और बल मुलान शहरों के मुकाबले, लेकिन फिर वो चीज़ें और बाद के लिटरेचर में वो आती भी गई। और उन्होंने जो हमारे प्रोटो प्राकृतिक या प्रोटो संस्कृत वाले फोर फादर्स थे, उनको भी अकोमोडेट करते रहे, उनसे भी सीखते रहे, उनको भी प्रभाव करते रहे। और प्रोटो तमिल नॉर्थ इंडिया में प्रोटो प्राकृतिक हो गई होगी, और साउथ में चूँकि ज़्यादा याददाश्त वहीं से निकली थी, स्टील जैसे मिला 350 का, तो कहीं ना कहीं प्रोटो प्राकृतिक प्रोटो तमिल में ही रह गई होगी। लेकिन लिखने की लिपि तो वही पत्थरों पर लिखने वाली थी, वो कोई और नहीं, ब्राह्मी थी, और जिसके सिंबल्स कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र में हैं। वर्टिकल लाइन, एक खड़ी रिवर, और नीचे कई हिस्सों में जो टूट जाती है ट्रिब्यूटरी में, रिवर का अनुभव पहाड़ों पे भी है, मैदानों के लोग हैं, उससे कोई बच नहीं पाया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सर।